मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं चर्चा करना चाहूंगा विराम चिन्हों को लेकर। भावों एवं अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए आवश्यक है कि विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी व्याकरण में कई विराम चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं। उनमें से पूर्ण विराम, अल्पविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, विवरण चिन्ह। इन विराम चिन्हों का वाक्यों में उचित स्थान पर प्रयोग किए जाने से अभिव्यक्ति की स्पष्टता हो पाती है। यदि आप विराम चिन्हों का उपयोग गलत जगह करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसको समझाने के लिए एक मैं यहाँ पर 4 शब्दों का एक वाक्य लिख रहा हूं, आप ध्यान देंगे। मारो मत जाने दो। एक वर्ड है, शब्द है मारो मत जाने दो। मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा है, लेकिन इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। सबसे पहले मैं यहां पर एक अल्प विराम मारो के बाद लगाता हूं और वाक्य की पूर्ण होने पर पूर्ण विराम। उसी तरह से यहां पर मैं मत के बाद अल्प विराम लगा रहा हूं और वाक्य की समाप्ति के बाद पूर्ण विराम। अब इसको आप देखेंगे कि इस अल्प विराम के कारण इस वाक्य का अर्थ कुछ और है और इस अल्प विराम के कारण इस वाक्य का अर्थ कुछ है। जैसा कि आप देखिए, मारो अल्प विराम है, मारो मत जाने दो। अब इस अल्प विराम के कारण जो आपने बात कही उससे किसी के जीवन पर संकट आ सकता है। लेकिन इसमें जब आप ऐसे बोलेंगे मारो मत जाने दो, जब मत के बाद आपने अल्प विराम लगाया तो इस वाक्य का अर्थ हुआ कि उसको मारना नहीं है, उसको जाने देना है, अर्थात उसके जीवन की सुरक्षा मिलती है। इस छोटे से अल्प विराम के कारण किसी के जीवन पे संकट आ रहा है और इस अल्प विराम के कारण उसके जीवन की सुरक्षा हो रही है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी विराम चिन्हों का सही स्थान पर प्रयोग किया जाना कितना आवश्यक है। तो अब चलते हैं, हम और आप चर्चा करेंगे विराम चिन्हों को लेकर। सबसे पहले आइए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के लिए जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उसके लिए एक पाई खींचकर ऐसे पूर्ण विराम देते हैं। कोई भी वाक्य पूर्ण होने पर आप ऐसा लिख सकते हैं। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। आपने पूर्ण विराम दे दिया, वाक्य पूर्ण हो गया। अल्प विराम, इसके लिए इस तरह का चिन्ह दिया जाता है, आप गौर करके देखेंगे। और जब आपको थोड़ी देर रुकने की जरूरत होती है तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, इसको ऐसे पढ़ेंगे, राम लक्ष्मण तथा सीता वन को गए। यहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया है। अर्धविराम, जब आपको पूर्ण विराम से थोड़े समय के लिए, पूर्ण विराम की कंपैरिजन में, तुलना में थोड़े समय के लिए रुकना, ठहरना पड़ता है, तब हम यहां पर अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे अतिथि आ गए, यहां पर अर्धविराम का, वे शीघ्र चले जाएंगे। कहने का अर्थ है कि जहां पर पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा समय ठहरना होता है वहां पर अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह छोटा सा, जब शब्द जुग्मों को लिखना होता है, शब्द जुग्मों के बीच में, दो शब्दों के बीच में
यहां पर योजक चिन्ह दिया जाता है। जैसे आप लिख सकते हो सत्य असत्य, उसी तरह से छोटा बड़ा, तो शब्द जुग्म लिखने में योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह छोटा सा शून्य टाइप लिखते हैं। जब किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखना होता है तब लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रोफेसर, अगर इसको आपको संक्षिप्त में लिखना है तो प्रो लिखकर लाघव चिन्ह दीजिए प्रोफेसर। उसी तरह से जब आपको लिखना हो डॉक्टर, डॉक्टर लिखने के लिए भी यहां पर इस तरह से लिखकर आप लाघव चिन्ह के प्रयोग करके डॉक्टर आप लिख लेते हैं। अब आइए उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इस तरह से, और एकल भी दिया जाता है और दो की संख्या भी दिया जाता है। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखना होता है तो हम उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कहा, तो जो कहा उनकी बात को ज्यों का त्यों अगर यहां पर हम दर्ज करते हैं तो उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें भाईचारे से रहना चाहिए, और इस तरह से उनके शब्दों को ज्यों का त्यों यहां पर हमने रखा तो इसको उद्धरण चिन्हों से यहां पर दिखलाएंगे। प्रश्नसूचक चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह जब प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नसूचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहां रहते हैं, इस तरह से प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह एक लाइन खींचकर नीचे बिंदु देते हैं। जब आप हर्ष, शोक, भय व्यक्त करना होता है, घृणा व्यक्त करना होता है तो विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे ओह, उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से जब आपको दुख व्यक्त करना होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह जब आपको हर्ष, दुख, शोक, घृणा व्यक्त करना होता है तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह हाइफन, योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबी लकीर होती है, इसको हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। किसी के कथन को व्यक्त करना होता है। जैसे किसी के कथन को जिसने कहा तो उसके नामों के बाद यह निर्देशक चिन्ह दिया जाता है। जैसे राधा, अब राधा ने जो कुछ भी कहा तो ऐसे निर्देशक चिन्ह देकर आगे उनकी बातों को हम लोग लिखते हैं। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह के लिए आपको इस तरह से छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट इस तरह से हम लोग देते हैं। जब कोई क्रम आपको दर्ज करने होते हैं, जैसे 1 2 3 इस तरह से, या फिर क ख क्रम आपको जब लिखने होते हैं तो इस तरह से आप ब्रैकेट में दर्ज कर सकते हैं। या किसी कठिन शब्दों के अर्थ जब लिखने होते हैं तो ब्रैकेट में आप दर्ज कर सकते हैं। हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह, इसके लिए इस तरह से चिन्ह दिया जाता है। जब आप कोई बात, कोई वाक्य लिख रहे होते हैं और उसमें से कोई शब्दांश छूट जाते हैं तो बाद में त्रुटि पूरक चिन्ह लगाकर उन शब्दांशों को वहां पर दर्ज कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, अब हमने लिखा भारत की राजधानी दिल्ली है। उसके बाद ध्यान आया कि नहीं, भारत की राजधानी
नई दिल्ली है, तो यहां पर हम लोग जो है नई इस तरह से दर्ज कर देंगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह या हंसपद चिन्ह। अब आइए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह यहां पर इस तरह से आप दे सकते हैं। जब किसी बात को या किसी कथन को अगली पंक्ति में कहना होता है तब हम विवरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप चर्चा कर रहे हैं कि विराम चिन्ह की, और उसी तरह से यदि आप कहते हैं कि जो निम्नलिखित है, तो यहां पर आप इस तरह से देकर, जैसे ऐसे यहां पर इस तरह से देकर आप, जो हमने नई पंक्ति से बातें शुरू की, इस तरह से विवरण चिन्हों को का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगली पंक्ति में दर्ज करने के लिए, जैसे विराम चिन्ह निम्नलिखित है। अब हमें नीचे की पंक्ति में दर्ज करना है, इसलिए यहां पर विवरण चिन्ह का करते हुए और यहां पर हम लोग अब आगे जो कुछ भी चर्चा करनी है कर सकते हैं। इस तरह से विराम चिन्हों की चर्चा हमने की। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं। पूर्ण विराम जो पाई के साथ होता है, किसी वाक्य के पूर्ण होने पर हम लोग लगाते हैं। अल्प विराम जिसमें आपको कम समय देना होता है, थोड़े ठहराव के लिए अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम पूर्ण विराम से कम समय जब लगता हो तो अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह जब जुग्म शब्दों का प्रयोग करते हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण चिन्ह किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उदाहरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। प्रश्नसूचक चिन्ह जब प्रश्न किया जाए तो वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादिबोधक दुख, शोक, भय, घृणा आदि को व्यक्त करने के लिए, हर्ष को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह को व्यक्त करते हैं। निर्देशक चिन्ह किसी का कथन व्यक्त कर रहे हैं और जिसने कहा उसके नाम के आगे निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। कोष्टक चिन्ह क्रम संख्या 1, 2, 3 ऐसे दर्ज करने के लिए, क, ख या किसी कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए या कुछ विशेष बात को दर्ज करने के लिए ब्रैकेट का, कोष्टक का प्रयोग करते हैं। हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह जिसमें आप जब वाक्य लिख रहे होते हैं कोई शब्दांश छूट जाता है, उन शब्दांश को दर्ज करने के लिए त्रुटि पूरक चिन्ह को लगाकर उसको हम लोग दर्ज करते हैं। अब विवरण चिन्ह जब किसी बात का विवरण, किसी बात को आप नई पंक्ति से शुरुआत कर रहे होते हैं तब विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुहावरे एवं उनके अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। सबसे पहले देखिए, खून की प्यास बुझाना, इसका अर्थ हुआ जानी दुश्मन होना या कट्टर शत्रुता रखना। वाक्यों में प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। आजकल लोभ बस दो सगे भाई भी खून की प्यास बुझाने में संकोच नहीं करते हैं, अर्थात एक दूसरे के जान के दुश्मन बने होते हैं। दूसरा देखिए, लोहा लेना, मुकाबला करना। स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लेना कोई हंसी खेल का काम नहीं था। तीसरा देखिए, आंखें बंद कर लेना, किसी गलत काम को होते देखकर भी न देखना। अनिल के द्वारा अपने बड़े भाई पर हाथ उठाने के बावजूद भी उसके पिता ने आंखें बंद कर ली। फिर देखिएगा, मांग का सिंदूर पोंछना, विधवा होना। भारतीय नारी हमेशा देश की रक्षा के लिए अपने पति को देश की सीमा पर
भेजकर अपनी मांग का सिंदूर पोंछने को तैयार रहती है। मांग का सिंदूर पोंछना, विधवा होना। भारतीय नारी हमेशा देश की रक्षा के लिए अपने पति को देश की सीमा पर भेजकर अपनी मांग का सिंदूर पोंछने को तैयार रहती है। फिर देखिएगा, जमीन पर पैर न रखना, घमंड करना। आप इसको इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। रमेश लाल जब से मंत्री बने हैं, उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, अर्थात उनमें घमंड हो गया है। रमेश लाल जब से मंत्री बने हैं, उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। इस तरह से आप अन्य मुहावरे का संकलन करें और उनके अर्थ के साथ वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब आइए नीचे दिए हुए दो वाक्यों को पढ़िए। शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, पाठ में आया हुआ है, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। इसमें दो शब्द, एक शास्त्र और एक आज्ञा को ध्यान से देखिए। ये दोनों शब्द तत्सम शब्द हैं। यहां पर शास्त्र तथा आज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। ये मूल रूप से संस्कृत के शब्द हैं तथा इनका प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहे जाते हैं। कहने का अर्थ है कि संस्कृत के वैसे शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, वे शब्द तत्सम के शब्द कहे जाते हैं। यहां पर कुछ उदाहरण के लिए हमने लिखा है। चर्म, चमड़ी को बोलते हैं। ज्येष्ठ माह का नाम है, या फिर ज्येष्ठ बड़ा को बोलते हैं। जैसे श्री रामचंद्र राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। उसी तरह से अन्न, गेहूं एक प्रकार का अन्न है। पुष्प, बाग में तरह तरह के पुष्प खिले हैं। तो वाक्य में प्रयोग आप करिए। चर्म आप लिख सकते हैं, डॉक्टर रामलाल चर्म विशेषज्ञ हैं। ज्येष्ठ आप लिख सकते हैं, मेरा जन्म ज्येष्ठ मास में हुआ है। और ज्येष्ठ का एक अर्थ हमने और बताया, जिसमें बड़ा को बोलते हैं। जैसे श्री रामचंद्र राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। अन्न, अन्न मतलब अनाज। गेहूं एक प्रकार का अन्न है। और एक शब्द और हमने लिया है, पुष्प मतलब फूल। बाग में तरह तरह के पुष्प खिले हैं। इस तरह से
पाठ में आए हुए अन्य तत्सम शब्दों का संकलन करें और उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर अर्थ स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन अभ्यास कार्य को अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे एवं इसको दोहराएंगे। आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।